हाय गाइस। तो अब सारे जूनियर्स और सीनियर्स मिलकर अपने रेस्क्यू मिशन पर लगे हुए थे, जो कि बहुत खतरनाक था। यहाँ पर जूनियर्स जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत से पॉइंट्स पर उनको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो पहली दफ़ा रियल फील्ड में उतरे थे और यहाँ पर हमेशा सीनियर्स उनका साथ देते थे। और यहाँ पर उनको पता चलता है कि बिल्डिंग का एक फर्स्ट फ्लोर भी है। अब वो वहाँ पर चेकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी लेडी बेहोश पड़ी मिलती है। वो खुश होते हैं कि एटलीस्ट इतनी देर तलाश करने के बाद वो किसी की जान तो बचा सके। अब सॉन्ग यहाँ पर यही देख रहा था कि इतने में उसे एक बच्ची की चप्पल नजर आती है और यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो बच्ची इर्द गिर्द होगी। वो एक बॉक्स के नीचे दबी हुई थी और वो उसकी जान बचा लेता है। इतने में सॉन्ग का राब्ता अपने फ्रेंड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर वो भी खत्म होने वाला था और ना ही उससे कोई राब्ता हो रहा था। वो बिल्डिंग भी कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जियांग यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर करता है कि सारे बाहर निकल आए, क्योंकि उनकी अपनी सेफ्टी सबसे ज़रूरी थी। लेकिन सॉन्ग का कोई अता पता नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली हमारा हीरो भी उस बच्ची की जान बचाकर बाहर निकल आता है। उस बच्ची की कंडीशन बहुत सीरियस थी, तो वो लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। अब सॉन्ग ने तो अपना काम कर दिया था, बाकी काम शू का था। अब उस बिल्डिंग के पास जियांग को अपना ड्रोन मिलता है, जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका था। यहाँ पर उसे सॉन्ग की बात समझ आती है कि अक्सर रियल फील्ड में उसकी टेक्नोलॉजी काम नहीं करने वाली। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर ची को पता चलता है कि जिस बूढ़ी औरत को उसने अपनी जान पर खेल कर बचाया था वो जिंदा नहीं बच सकी। ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग जब अपने नए बॉयज को देखता है जिन्होंने आज अपना पहला मिशन किया था, तो उन्हें देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो उनकी तारीफ करता है और कहता है कि इसी खुशी में आज मैं तुम लोगों को ट्रीट देने वाला हूँ। उधर हॉस्पिटल में उस बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और बहुत से डॉक्टर्स आपस में आर्ग्यू कर रहे थे कि इसे किस टाइप का ट्रीटमेंट देना चाहिए। यहाँ पर शूचिन जो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रही थी, डॉक्टर यांग उससे इत्तेफाक नहीं करती थी, क्योंकि उसमें खतरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन शूचिन के सामने एक ही चीज़ होती थी कि उसने हर हाल में अपने पेशेंट को बचाना है। यहाँ पर उनका सीनियर डॉक्टर कहता है कि ये चीज़ हर जगह न्यूज़ में फैल चुकी है। फायर फाइटर्स ने बहुत मुश्किल से इसकी जान बचाई है और अगर ये हॉस्पिटल में मारी गई तो हमारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी। लेकिन शूचिन किसी भी तरह के मीडिया या पब्लिक प्रेशर का असर नहीं लेती थी। वो कहती है रिपोर्टर्स नहीं बल्कि डॉक्टर्स को फैसला करना होगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर यांग को लगता था कि इतने बोल्ड डिसीजन इसलिए ले सकती है क्योंकि इसे पता है कि चाहे जो भी हो जाए मैंग फैमिली इसे किसी न किसी तरह ज़रूर बचा लेगी। उधर सॉन्ग आज फायर फाइटर बॉयज़ को उसी जगह पर खाने के लिए लेकर गया था जहाँ पर उसकी और शू की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो उन सबको भी वही फ्राइड चिकन खिलाता है जो कि शू का फेवरेट था। यहाँ पर एक नए फायर फाइटर को एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, तो वो कहता है कि मैं डेस्परेटली एक गर्लफ्रेंड चाहता हूँ। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं तुम्हारे पास है ही क्या, ना तो इतनी शक्ल सूरत है, ना ही पैसा, ना स्टेटस, तुम्हें कौन लड़की मुँह लगाएगी। और ये सुनते ही सॉन्ग को बातें सीधी दिल में तीर की तरह से चुभती हैं। उसके साथ भी तो एक्चुअली यही हुआ था। उधर डॉक्टर शू को दिखाते हैं उसने सारी रात जाग कर उस बच्ची का ट्रीटमेंट किया था और उसके बाद उसके चीफ सर्जन भी वहाँ पहुँच जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और अब वो देखते हैं कि किस तरह से शू ने क्या डिसीजन लिया है। वो बहुत गुस्से में उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो जब खुद को एक्सप्लेन करती है तो डॉक्टर उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया और उन्हें उम्मीद थी कि ये लड़की बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। अब वो यही मैसेज जब सॉन्ग को करती है तो वो बहुत खुश हो गया था। और फिर उसके बाद हमें जियांग को दिखाते हैं। वो आजकल सॉन्ग के काफ़ी क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, थोड़े दिनों साथ रहा था। वो बिल्कुल सू की तरह से उसे जानने लगा था, कब उसका मूड ऑफ होता है और कब वो खुश होता है। वो ये जान गया था कि खाना खाते हुए कोई बात थी जो उसे अनप्लेजेंट कर गई है। वो आज उससे ये भी पूछता है कि मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, पहले तुम बॉर्डर लाइन फोर्सेज में होते थे, वो जॉब छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन सॉन्ग सारा टाइम उसे इग्नोर करता है, कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में सॉन्ग को पता चलता है कि वही बच्ची जिसकी जान बची है एक्चुअली उसकी मम्मी उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ चली गई थी। और ये सुनते ही उसे अपना बचपन याद आने लगता है। एक दफ़ा वो चोरी चोरी उनको देख रहा था तो वो अपने अमीर हस्बैंड के बेटे का बहुत ख्याल रख रही थी। वो स्टेप सन उनसे बहुत रूड था, लेकिन फिर भी वो उसकी खिदमत किए जा रही थी। उन्होंने अपने बेटे का कभी ऐसे ख्याल नहीं रखा था। ये देखते ही सॉन्ग शिवरिंग करने लगता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब जब वो छोटी सी बच्ची होश में आती है तो वो शूचिन से कहती है कि मैंने एक सपना देखा था कि मेरी ग्रैंड माँ एक बोट में बैठ रही हैं। बाद में वो बोट डूब जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे उतार दिया था और एक वाइट कपड़ों वाली लेडी ने मुझे बचाया था। मुझे लगता है कि वो लेडी आप ही हैं, आप ही मेरी एंजल हैं।
अब सारे रिपोर्टर एक दफ़ा शूचिन को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि आप इस बच्चे की मदर को कोई तो मैसेज दें। यही आजकल हॉटेस्ट टॉपिक बना हुआ है सोशल मीडिया पर, इसकी मामा को तलाश करना। लेकिन शूचिन का कहना था ये बच्ची अपनी मामा के बगैर एक बेटर लाइफ गुजारेगी। जिसने खुद अपने बच्चे को छोड़ा उसकी कोई परवाह नहीं की, तो अब वो अपनी बेटी डिजर्व भी नहीं करती। उसकी ये बात सॉन्ग भी सुन लेता है जो कि उस बच्ची को देखने आया था। अब सॉन्ग सीधा शू के पास आता है। वो कहता है कि मैंने मीडिया से सुना है कि तुमने इस बच्ची पे सर्जरी ना करने का फैसला किया था। तुम काफ़ी बहादुर हो गई हो, बोल्ड डिसीजन ले लेती हो। और यहाँ पर उसका कहना था कि तुम भी तो इतने बहादुर हो गए हो, इतने बड़े बड़े मिशंस पर निकल जाते हो अपनी जान की परवाह किए बगैर। आज वो शू से इतनी जेंटली बात कर रहा था कि शू भी हैरान रह जाती है और वो उसे बेस्ट ऑफ लक भी बोलता है उसके प्रोफेशन के लिए। एक्चुअली सॉन्ग उस बच्ची को उसका टॉय वापस करने के लिए आया था जो उसने रेस्क्यू के टाइम पर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो ये देखकर खुश हो जाती है और शू का उस बच्ची से काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बन गया था। यहाँ पर सॉन्ग को कुछ यादें आने लगती हैं। एक दफ़ा हाई स्कूल समय में वो अपनी मम्मी के घर के बाहर पहुंचा हुआ था और वो देख रहा था कि किस तरह से उसके स्टेप डैड ड्रंक होकर आए हैं और उसकी मम्मी से अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे। इस टाइम पर शूचिन भी उसके साथ थी और ये सारा कुछ देखकर सॉन्ग बहुत सैड हो गया था। वो कहता है कि ये मेरी मम्मी कभी भी नहीं हो सकती और मैं आइंदा इनको देखने नहीं आऊँगा। यहाँ पर शूचिन उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और फिर उसके बाद कहती है कि मेरी मम्मी अक्सर यही कहती है कि पैसों से हम हर खुशी खरीद सकते हैं। सॉन्ग का कहना था कि मेरी मम्मी भी बिल्कुल इसी तरह का सोचती थी, लेकिन ये बात एक नॉनसेंस है। अब शूचिन सॉन्ग के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या इस वीकेंड पर तुम फ्री हो। वो तो फ्री था, लेकिन इतने में उसको उसकी मम्मी की कॉल आती है जो कहती है कि एक्चुअली जियांग की मम्मी इस वीकेंड तुम्हें मिलना चाहती हैं। शूचिन काफ़ी मना करती है कि मेरी जियांग के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन उसकी मम्मी जिद करने लगती है और कहती है कि अगर तुम उस दिन काम पर होगी तो मैं उन्हें तुम्हारे हॉस्पिटल में ही ले आऊंगी। जब भी उसकी मम्मी किसी चीज़ के लिए उस पर प्रेशर डालती थी तो वो जैसे हिप्नोटाइज हो जाती थी, वो मना नहीं कर पाती और आज भी ऐसा ही होता है। उसे सॉन्ग को ही मिलने से इनकार करना पड़ता है। अब इस वीकेंड पर शूचिन एक शो पीस बनकर दोनों आंटीज के सामने बैठी हुई थी और यहाँ पर जियांग की मम्मी उससे कहती हैं कि आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। आपकी बेटी ने डॉक्टर बनना पसंद किया और मेरा बेटा भी ऐसा ही है। वो फैमिली बिजनेस छोड़ इतनी हैक्टिक सी जॉब कर रहा है सिर्फ अपने शौक की वजह से। उन्हें लगता था कि ये किस्मत है जिसने उन दोनों एक जैसे को आपस में मिला दिया है, जबकि उसी समय हमें दिखाते हैं कि जियांग से इंटरव्यू ले रहे होते हैं शू के डैड और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जियांग बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है और उसके कोई बड़े बड़े एम्बिशंस नहीं है। वो छोटी सी चीज़ में ही बहुत खुश हो जाता है। अब उसके बाद वो लोग जियांग को और शूचिन को अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पर शूचिन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। जियांग का कहना था तुम बहुत एक नाइस लेडी हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अभी तो हमने एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया है। यहाँ पर शो हिम्मत करके उसे बता देती है कि मैं तो किसी और को लाइक करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मानते ही नहीं हैं। तो ये सुनते ही जियांग फैसला करता है कि इस बेचारी लड़की की मुझे ही हेल्प करना पड़ेगी। और उसके बाद जब दोनों फैमिलीज लंच कर रही थी तो यहाँ पर जियांग फ्रैंकली आंटी से कह देता है कि मैं ज़्यादा आपकी बेटी से नहीं मिल सकूंगा, मैं तो बिजी रहता हूँ, कोई फारिग इंसान नहीं। और वो कुछ इस तरह की बातें करने लगता है और इस तरह से टारगेट करता है जो उसे अंदाज़ा था कि आंटी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। और नज़रों ही नज़रों में शूचिन उसे थैंक्स भी करती है उसकी जान बचाने के लिए। अब जब जियांग बाहर आता है उसकी मम्मी उसे डांटती है तो वो आगे से कहता है कि एक्चुअली शूचिन की मम्मी वो मुझे लाइक नहीं करती, बल्कि उन्हें डैड के बिजनेस में इंटरेस्ट है जो कि उनके बिजनेस को फायदा दिला सकता है और ये बात मुझे पसंद नहीं आई। ये कोई ब्लाइंड डेट नहीं थी बल्कि कैरियर असेसमेंट थी। उधर हमें चंद को दिखाते हैं, वो आज बहुत सैड नजर आ रहा था। एक्चुअली वो शू को बार बार मैसेज करता था लेकिन वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। वो उससे काफी नाराज हो गई थी क्योंकि उसे लगा था कि शू को मेरे और सॉन्ग के रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए था। उधर शूचिन आज श्याओ के बार पर गई हुई थी। वो उससे उसके और सॉन्ग के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि शूचिन ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया तो वो उसे यही मशवरा देता है कि तुम डिसीजन लेने की पावर पैदा करो। मैं तो कहता हूँ सॉन्ग से डेट करो, अगर नहीं काम बनता तो तुम आ जाना और वापस अपनी मम्मी के फैसलों के अकॉर्डिंग चलना। लेकिन शू का कहना था कि अगर हम दोनों का दोबारा से ब्रेकअप हो गया तो अब की बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उधर सॉन्ग भी अपने घर के बाहर आज सैड बैठा हुआ था। उसे जगह जगह शू की यादें आने लगती हैं। उसे बहुत स्वीट लगती थी। उसने तो उसे प्रपोज किया था रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी तक शू का कोई जवाब नहीं आया था। और बस उसकी इन्हीं यादों के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।